Hi, welcome back to reading session number 4. आज हम पढ़ रहे हैं होमो डियूस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी एंड हम इसमें फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे थे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लैक डेथ के बारे में, द एपिडेमिक, जो आज से करीब 800-900 साल पहले हुआ था. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट एपिडेमिक्स बेसिकली. आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिडेमिक के बारे में जो सेफली हम कह सकते हैं कि शायद दुनिया का फर्स्ट बायो वॉर था, अनइंटेंशनल. एंड ये एपिडेमिक बेसिकली मैन मेड था. इंसानों ने अनजाने में पैथोजेंस को ट्रांसमिट कर दिया कुछ ऐसे पॉपुलेशंस में जो कि इम्यून नहीं थे, और अनजाने में ही लाखों लोग मर गए. शहर के शहर तबाह हो गए, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गए. तो आज हम बात करेंगे यूरोपियंस के द्वारा किस तरीके से अनइंटेंशनली पैथोजेंस पूरे दुनिया में फैले. शुरू करते हैं. द ब्लैक डेथ was not a singular event nor even the worst plague in history. ब्लैक डेथ एक ऐसे नहीं था कि एक बार बस ब्लैक डेथ हुआ और कुछ नहीं हुआ. वो वर्स्ट प्लेग भी नहीं था, उससे भी बुरा हाल हो चुका है. मोर डिजास्टर्स epidemics struck America, Australia and the Pacific Islands following the arrival of the first Europeans. अब देखो ये दूसरा ब्लैक डेथ तो चलो फ्ली एंड रैट्स ने बैक्टीरिया को फैला के ब्लैक डेथ वो किया था, ठीक है. तो ब्लैक डेथ का एक यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है. तो बेसिकली ब्लैक डेथ में क्या सोचते थे लोग कि, दिखाता हूं आपको इमेज. ये देखो, ये इमेज दिया हुआ है बेसिकली. तो लोग इसी तरह से देखते थे. आप कुछ स्केलेटन्स एंड डीमंस देख सकते हो. देखो घोड़े के ऊपर एक स्केलेटन बैठा है, हॉर्स कार्ट पे, इधर उधर भी स्केलेटन्स है. तो बेसिकली इनको डीमंस बोला जा रहा था. एक कुत्ता कुछ तो खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है. ह्यूमन बेबी है क्या वहाँ पे कुछ. तो ये पेंटिंग्स वगैरह बेसिकली उस वक्त बनाया गया था. सब बुरे हाल में पड़े हुए हैं एकदम. तो वो लोग सोचते थे कि ब्लैक डेथ शायद एक डीमंस का क्रिएट किया हुआ है, एक मतलब पाप किया है इंसान ने, तो डीमंस आके इंसानों को मार रहे हैं. यही था ब्लैक डेथ का डेफिनेशन. अच्छा, इसके बाद सिर्फ चूहों ने और जानवरों ने ही नहीं फैलाया, कीड़ों ने नहीं फैलाया एपिडेमिक्स. इंसान ने भी बहुत एपिडेमिक्स फैलाए हैं. इनफैक्ट और 72 एपिडेमिक्स इंसानों ने फैलाया है. कैसे? यूरोपियंस जब पहली बार पैसिफिक के आइलैंड्स में या अमेरिका में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, तो क्या हुआ वहां पे, unbeknown to the explorers and settlers, they brought with them new infectious diseases against which the natives had no immunity. Up to 90% of the local population died as a result. जब यूरोपियंस एक्सप्लोरर्स थे, ठीक है, आपको पता ही, अंग्रेज, पोर्चुगीज, वास्को ड गामा इंडिया आया था, है ना. उससे पहले तो कोई नहीं आया था. खैर, there was someone called Columbus जो इंडिया ढूंढते अमेरिका पहुंच गया था. तो they were explorers basically. यूरोपियंस में ये स्टार्टिंग से था कि let's explore the world. जहाँ पे आसमान और ओशन जाके मिल रहा है, हॉराइजन जो दिखाई दे रहा है, सी बीच पे खड़े खड़े वो ये सोचते थे, दूर जहाँ पे आसमान और ओशन जाके मिल रहा है, क्या वहाँ पे दुनिया खत्म हो रहा है या फिर दुनिया उसके आगे भी है. तो ये क्यूरियोसिटी यूरोपियंस के दिमाग में बहुत होता था. तो वो लोग शिप्स लेके पूरा प्रॉपर पैकिंग वैकिंग करके, खाना वाना सब टीम बना के निकलते थे कि जाके देखते हैं क्या वहां पे दुनिया खत्म होता है या उससे आगे भी कुछ है. तो यूरोपियंस जब दूर दूर के लैंड्स में पहुंचे, पैसिफिक आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहुंचे, तो उनके बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बहुत खतरनाक थे. बट
ये यूरोपियंस को पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वो उनको कोई डिजीज नहीं होता था उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि उनमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक नेचुरल इम्यूनिटी बन चुका था यूरोपियंस के बॉडी में। तो मान लो किसी यूरोपियन के हाथ में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी, लेकिन उससे यूरोपियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके अंदर तो नेचुरल इम्यूनिटी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पैसिफिक के आइलैंड्स में जो ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स को इन डिजीजेस का नेचुरल इम्यूनिटी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देयर बॉडीज वेर नेवर एक्सपोज्ड टू दोज पर्टिकुलर पैथोजेंस, टू दोज पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपका बॉडी जब एक्सपोज होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने थोड़े थोड़े डोज में, तो आपके बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं, हमारे खून में फैले पड़े हैं। वो व्हाइट ब्लड सेल जब भी हमारे अंदर सांस से, मुंह से, कहीं से भी, चोट से, कहीं से भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना शुरू करते। दे आर लाइक द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। दोनों, उस तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे, इस तरफ से व्हाइट ब्लड सेल्स आ रहे, दोनों में बहुत लड़ाई होती है और फाइनली ज्यादातर केसेस में व्हाइट ब्लड सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आर्मी को मार डालता है। और इसी लड़ाई में बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स शहीद भी होते हैं। एंड ये जो डेड बॉडीज का एक जो हीप होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेड व्हाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों का जो डेड बॉडीज का एक हीप सा होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बलगम या पस। आपने देखा ही होगा, फोड़ा होता है तो उसके अंदर पस रहता है। तो व्हाट इज दैट पस? वो जो लिक्विड निकलता है वो क्या है? बेसिकली इट्स द लिक्विड इज फुल ऑफ डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड शहीद व्हाइट ब्लड सेल्स। जो बलगम निकलता है, देखना बुढ़े लोग ये सब जो करते हैं, तो जो बलगम निकलता है दैट इज ऑल्सो बेसिकली full of dead microorganisms, pathogens and शहीद white blood cells। तो white blood cells हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है, एक नेचुरल डिफेंस देता है, बट वो तभी दे पाता है जब उसके सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। वो सपने में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करके आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकता। जब वो लड़ता है एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तब व्हाइट ब्लड सेल को पता चलता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना पोटेंट है, कितना स्ट्रांग है, उसके वेपन्स क्या है, जिससे वो एंटीजन बोलते हैं उसको, जिससे वो आपके बॉडी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। उसके अगेंस्ट में व्हाइट ब्लड सेल अपने वेपन्स निकालता है जिनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। ऑब्वियसली सोल्जर्स वेपन से लड़ते हैं ना, तो दुश्मन जो है पैथोजन का वेपन हो गया एंटीजन, एंड जो एंटीबॉडीज हो गए बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स के वेपन्स हो गए। दोनों एक दूसरे के वेपन्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाइट ब्लड सेल जब एंटीजन को पहचान पाता है कि अच्छा जो दुश्मन है, दुश्मन के ये वेपन्स है, तो इस दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे ये वेपन्स चाहिए। आ रहा है समझ में? आप दुश्मन के वेपन्स को देख के डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा वेपन उठाना चाहिए। ठीक है, तो दुश्मन देखो, आपके घर में अगर एक चिंदी चोर आता है एक छोटा सा चाकू लेके, इतना सा छोटा सा चाकू लेके चोरी करने, कुछ भी ऐसी चिंदी चोरी करने, तो उसको रोकने के लिए आप हो सकता है डंडा यूज करो, हॉकी स्टिक यूज करो, कुछ ऐसा टाइप का वेपन जो उसके वेपन से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो। अब एक चाकू वाले चिंदी चोर को रोकने के लिए आप ऑब्वियसली सुखोई या फिर तेजस जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट तो नहीं लाओगे। ऑब्वियसली आपका घर डैमेज हो जाएगा आप अगर तेजस लेके आ गए एक चिंदी चोर को रोकने के लिए। बट जब आपके घर में, आपके देश में टेररिस्ट अटैक होता है या फिर दूसरा कंट्री अटैक करता है, मान लो पाकिस्तान अटैक किया इंडिया पे, तो इंडिया फिर हॉकी स्टिक लेके लड़ने नहीं जाएगा। फिर इंडिया अपने तेजस निकालेगा, सुखोई निकालेगा, मिग्स निकालेगा।
आ रहा है समझ में? मतलब दुश्मन के पावर के अनुसार आप अपना वेपन डिसाइड करते हो कि आप कौन सा वेपन यूज करोगे, ठीक है? तो वही चीज बॉडी भी करता है कि जो पैथोजन है उसका वेपन क्या है, एंटीजन क्या है, वो देख के फिर वो एंटीबॉडी डिसाइड करता है। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि वाइट ब्लड सेल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका सामना हो, तभी वाइट ब्लड सेल को पता चलता है कि अगले का वेपन क्या है। बिना लड़े वाइट ब्लड सेल को पता नहीं चलता है कि अगले का वेपन क्या है, ठीक है? तो यही चीज ट्राइबल्स के साथ हुआ। जो पैसिफिक के आइलैंड्स में या अमेरिका में जो ट्राइबल्स रहते थे, उनके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को कभी आइडिया ही नहीं था कि ऐसे भी कोई पैथोजन या बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है जो यूरोपियंस के बॉडी में नॉर्मली एग्जिस्ट करता था। जो बैक्टीरिया वगैरह, जो वायरसेस यूरोपियंस के बॉडी में नॉर्मली एग्जिस्ट करता था, उनके बारे में रेड इंडियंस जो अमेरिका में जो ट्राइबल्स थे, उनको कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई वायरस होता है उनके वाइट ब्लड सेल्स को। अब जब यूरोपियंस अमेरिका में लैंड किए तो ऑब्वियसली वो लोग बातचीत किए, लोकल ट्राइब से मिले, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लीडर्स होते थे उनसे मिले, उनके साथ बैठे, खाना पीना किया होगा उन्होंने, लंच डिनर कुछ किया होगा। तो मेहमान नवाजी तो होता ही है, कोई नया आता है तो वो भी इतना डिफरेंट, ठीक है? तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो यूरोपियंस के बॉडी में थे, वो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू धीरे धीरे या खाने के थ्रू धीरे धीरे फैल गए रेड इंडियन पॉपुलेशन में। अब रेड इंडियन पॉपुलेशन में जो रेड इंडियन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो था, उनको पता ही नहीं था ये वायरसेस क्या है, ये बैक्टीरिया क्या है, इनका वेपन्स क्या है। अब जैसे ये बैक्टीरिया रेड इंडियन बॉडीज के अंदर घुसा, अब वाइट ब्लड सेल्स जो थे रेड इंडियंस के, दे वर ऑल लाइक ब्लैंक। अब क्या करें, ये कौन सा नया एलियन है, ये कौन सा बैक्टीरिया, कभी देखा ही नहीं, इसके वेपन्स क्या है, इसका एंटीजन क्या है, ये क्या यूज कर रहा है, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है। वाइट ब्लड सेल जब समझेगा अगले के वेपन को, तब तो अपना वेपन निकालेगा, अपना एंटीबॉडी निकालेगा। बट समझ में नहीं आ रहा है उसको कि ये बैक्टीरिया, ये वायरस किस तरह से बॉडी को हार्म करने वाला है। आ रहा है समझ में? मतलब आप खुद सोचो, आज के डेट में अगर मान लो इंडिया को पाकिस्तान ने अटैक किया, तो हम उनके वेपन सिस्टम को समझ सकते हैं, इतनी इंटेलिजेंस है हमारे पास। या चाइना ने अटैक किया तो हम उनका भी वेपन सिस्टम को समझ सकते हैं। मिसाइल्स होंगी, कुछ एआई गाइडेड वेपन सिस्टम्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, शिप्स होंगे, कुछ बॉम्ब्स होंगे, कुछ गन्स होंगे। लेकिन कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ जाए कोई देश कि जो हमें समझ ही ना आए, ये क्या कर क्या रहा है। मान लो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी कि हवा में अचानक से ब्लास्ट्स होंगे, यू कांट सी एनीथिंग, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां पे ब्लास्ट होगा, क्या फट रहा है, बुलेट फट रहा है, बॉम्ब फट रहा है, मिसाइल फट रहा है, क्या फट रहा है। अचानक हवा के बीच में ब्लास्ट हो जा रहा है और उस वहां के आसपास के 100-200 लोग मर जा रहे हैं। एंड दिस लोकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजन्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एनिमी कंट्री। तो ऐसे केस में हम लोग, मतलब हम लड़ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा वेपन सिस्टम है। मुझे कोई मिसाइल नहीं दिख रहा है, मुझे कोई बुलेट नहीं दिख रहा है, मुझे कोई बॉम्ब नहीं दिख रहा है, कोई लॉन्चिंग मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है। अचानक हवा में बस ब्लास्ट हो रहा है और 100-200 सोल्जर्स मर जा रहे हैं। ये कौन सा वेपन सिस्टम है? I'll try कि मैं जैमर्स लगा दूं, जैमर्स से कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, जैमर भी नहीं रोक पा रहा है। रडार्स लगा के देखता हूं कुछ डिटेक्ट हो पा रहा है क्या? नहीं, रडार भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये कौन सा वेपन सिस्टम है? आ रहा है समझ में? आप तभी लड़ सकते हो जब आप ओपोनेंट के वेपन सिस्टम को समझ सको। अगर वो आपके समझ के बाहर है तो आप नहीं लड़ सकते। तो वही चीज इनके बॉडी के साथ भी हुआ। करीब करीब 90% ऑफ द लोकल पॉपुलेशन डाइड एज अ रिजल्ट। मतलब समझ रहे हो, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपके साथ लंच डिनर किया, और ना ही मेहमान को पता है ना ही आपको पता है, कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेहमान के बॉडी से आपके घर में फैल गया कि आपके घर में आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले मरने लगे। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मर क्यों रहे, सब मर क्यों रहे। यू आर कंफ्यूज्ड।
आप भी बीमार पड़ गए हो, वहां पे मेहमान भी कंफ्यूज है, सब मर क्यों रहे, क्या हो गया यार, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब मर क्यों रहे हैं। आ रहा है समझ में, मतलब स्ट्रेंज। मैं मतलब इसमें यूरोपियंस को डायरेक्ट ब्लेम नहीं दे सकता, उनको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि इस चीज़ को, जो यूरोपियंस का इन्वेजन है इनटू अदर लैंड्स, इसको फर्स्ट बायो वॉर कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज अ बायो वॉर। बट हाँ ये भी है कि ये शायद इंटेंशनल नहीं था, ये अनइंटेंशनल था। यूरोपियंस को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम बच जा रहे, लेकिन हम जहां पे भी जा रहे हैं वहां के लोग मर जा रहे, 90% 80% पॉपुलेशन खत्म हो जा रहा है। बट क्या उन्हें बुरा लगा इस चीज का? आई डोंट थिंक सो। आप सोचो ना, आप कहीं पे लूटने के लिए गए हो किसी के घर को, आप घुसे उसके घर में, और कुछ आपके बॉडी में ऐसा इनविजिबल अननोन एक फोर्स है जिससे कि वहां के लोग अपने आप मर गए। आप तो बोलोगे कि ये तो मस्त हुआ यार, अब मेरे को किसी को मारना नहीं पड़ेगा, किसी को डराना धमकाना नहीं पड़ेगा लूटने के लिए, जाओ उनके रिसोर्सेज खुले रखे हुए हैं, ले आओ। आ रहा समझ में? तो मतलब दे वर कंफ्यूज्ड बट दे वर नॉट रियली कि क्या चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करे। दे वर लाइक फाइन, इतना सारा गोल्ड एंड डायमंड रखा हुआ है और सब मर गए, वाओ दैट्स गुड। मे बी भगवान ने शायद हमें आशीर्वाद देके भेजा है। दैट वाज नॉट आशीर्वाद, बेसिकली दैट वाज अ बायो वॉर, एन अनइंटेंशनल वन। चलो, on 5th March 1520 a small Spanish flotilla left the island of क्यूबा on its way to Mexico। तो क्यूबा से मेक्सिको निकला एक छोटा सा ऐसी जहाज़ों का बेड़ा। The ships carried 900 Spanish soldiers along with horses। तो इसमें स्पेनिश सोल्जर्स थे, उनके घोड़े थे शिप्स में, और वो क्यूबा से मेक्सिको जा रहा था, सेंट्रल अमेरिका के पास, ठीक है। फायर आर्म्स थे उनके, वेपन्स वगैरह थे, और अफ्रीकन स्लेव्स भी। तो बेसिकली ये जो एरिया था ना, ये क्यूबा एंड सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लेव ट्रेड होता था। तो स्लेव्स को अफ्रीका से लेके जाके यहाँ के प्लांटेशंस में काम कराया जाता था, एंड उसके बदले में जो प्लांटेशन से जो भी प्रोड्यूस है उसको सस्ते में लेके यूरोप में जाके बहुत हाई प्राइसेस में बेचा जाता था। तो ऐसे करके जो स्लेव ट्रेड वाले मर्चेंट्स थे, जो शिप्स चलाते थे, वो लोग बहुत प्रॉफिट कमाते थे। दैट वाज स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता था, ठीक है। तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ये करते थे। तो शिप्स में कुछ अफ्रीकन स्लेव्स थे, घोड़े थे, सोल्जर्स थे, फायर आर्म्स थे। One of the slaves, Francisco de Eguia, carried on his person a far deadlier cargo। उन स्लेव्स में से एक स्लेव के बॉडी में एक बहुत ही डेडली कार्गो था। फ्रांसिस्को didn't know it, फ्रांसिस्को पता नहीं था, but somewhere among his trillions of cells a biological time bomb was ticking, the smallpox virus। अब स्मॉल पॉक्स वायरस इतना छोटा होता है, वायरस देखो, वायरस ना बहुत ही छोटा, मतलब साइंटिस्ट भी वायरस को लेके काफी कंफ्यूज्ड है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। वो दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाता है। जब वो बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है तो वो नॉन लिविंग पार्टिकल, जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल, पड़ा रहता है, ना ग्रो करता है, ना रिप्रोड्यूस करता है, ना कुछ एनर्जी लेता है। बट जैसे ही वो एक बॉडी के अंदर घुसता है, एक होस्ट सेल के अंदर घुसता है, इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, वो मल्टीप्लाई करने लगता है, वो एनर्जी बनाने लगता है, सब कुछ करने लगता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरस इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल, बहुत ही छोटा 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 पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे ही एक पार्टिकल फ्रांसिस्को के शरीर में भी था। ऑब्वियसली इट वाज अ कार्गो, क्योंकि पार्टिकल है। बट फ्रांसिस्को को पता नहीं था, ना ही उन स्पेनिश सोल्जर्स को पता था। द वायरस बिगैन टू मल्टीप्लाई आफ्टर, हाँ, तो इसको एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बोले। वायरस है, वायरस देखो कुछ टाइम के लिए आपके बॉडी में रहता है, वो मल्टीप्लाई, मतलब वो जाके सेट करता है अपने आप को, तब तक आपको कोई सिम्टम्स या कुछ नहीं आता। कोविड में भी आपको, जैसे जब वायरस आता था आपके बॉडी के अंदर, तब आपको पता नहीं चलता। उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं उस टाइम को, जब वायरस धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना शुरू होता है। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपको सिम्टम्स आने लगते हैं, सांस फूलना या खांसी होना, सर्दी होना, या फिर सर दर्द, वीकनेस, जो भी कोविड के जो सिम्टम्स थे
टेस्ट चले जाना, स्मेल का सेंसेशन चले जाना, तो ये सब 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद धीरे धीरे आता। तो 1 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड था। उस वक्त वो वायरस जो रहता है आपके बॉडी के अंदर है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बट इट्स जस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब, अभी तक फटा नहीं है। फटेगा कब? जब आपको सिम्टम्स आने लगेंगे, और तब तक कई बार लेट हो जाता है। ठीक है, तो वायरस फ्रांसिस्को के बॉडी में भी ऐसे ही एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। After Francisco landed in Mexico, the virus began to multiply exponentially within his body, eventually bursting out all over his skin in terrible rashes. जैसे ही वो मेक्सिको में लैंड किया, अब देखो शिप में जब था वो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर था, हल्का हल्का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेक्सिको में लैंड किया, अब वो जो मल्टीप्लिकेशन, वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बॉडी में, और उसको सिम्टम्स आने लगे। क्या सिम्टम्स? पूरे शरीर में दाने 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 रैशेस आने लगे। ठीक है, द फीवरिश फ्रांसिस्को वाज टेकन टू बेड इन द हाउस ऑफ अ नेटिव अमेरिकन फैमिली इन द टाउन ऑफ सेम्पोआलान। हाँ, तो ऑब्वियसली फीवर आया था, इतने दाने आ रहे हैं, तो कोई लोकल भला रेड इंडियन होगा, रेड इंडियन ही था क्या? हाँ, नेटिव अमेरिकन फैमिली, जो वहाँ के लोकल फैमिली थे, उनके घर में ले गए। अरे यार, इसको तो बहुत बुखार आ रहा है, थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, थोड़ा दवाई वगैरह देते हैं, शायद ठीक हो जाए। बस अब क्या था, ये स्मॉल पॉक्स वायरस को मिल गया अपना टारगेट। अब इसके बाद क्या हुआ? कोई टाउन था सेम्पोआलान, ही इन्फेक्टेड द फैमिली मेंबर्स हु इन्फेक्टेड द नेबर्स। अब फैमिली मेंबर्स को भी धीरे धीरे वो वायरस पकड़ लिया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स ना बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, मतलब एक बॉडी से बहुत जल्दी दूसरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, और स्पेशली कॉन्टैक्ट से, तो आप अगर कॉन्टैक्ट में आ रहे हो पेशेंट के, तो बहुत जल्दी, चिकन पॉक्स आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को चिकन पॉक्स आज भी होता है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। Who infected the neighbors? तो पहले फैमिली इन्फेक्ट हुआ, फैमिली के बाद आसपास के नेबर्स इन्फेक्ट होने लगे। Within 10 days, सेम्पोआलान became a graveyard. 10 दिन के अंदर, फ्रांसिस्को के पहुंचने के 10 दिन के अंदर, ये पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन चुका था। Refugees spread the disease from सेम्पोआलान to nearby towns. तो सेम्पोआलान से आसपास के जो शहर थे वहां पे भी फैलने लगे। As town after town succumbed to the plague, new waves of terrified refugees carried the disease throughout Mexico and beyond. धीरे धीरे ये डिजीज इतना ज़्यादा भयावह हो गया कि ये मेक्सिको के बॉर्डर्स के बाहर भी जाने लगा। ऑब्वियसली उस वक्त इतना स्ट्रांग बॉर्डर्स तो नहीं होता था, बट पूरा सेंट्रल अमेरिका में ये डिजीज फैलने लगा। अब एक चीज देखो, फ्रांसिस्को जिस जहाज में आया था, उस जहाज में कुछ स्पेनिश सोल्जर्स भी थे। उनको हुआ क्या डिजीज? नहीं हुआ। लेकिन फ्रांसिस्को जैसे ही वहां पे नेटिव अमेरिकन के फैमिली में गया, उस फैमिली को इन्फेक्ट कर दिया, उस फैमिली ने नेबर्स को इन्फेक्ट कर दिया, उन नेबर्स ने पूरे सिटी को इन्फेक्ट कर दिया, और उस सिटी ने आसपास के सिटीज को इन्फेक्ट कर दिया, और आसपास के सिटीज पूरे कंट्री और कंट्री के बियॉन्ड भी इन्फेक्ट कर दिया। स्पेनिश सोल्जर्स को क्यों नहीं हुआ डिजीज? क्योंकि उनके बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स थे, दे वर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू दैट स्मॉल पॉक्स वायरस। उनको पता था स्मॉल पॉक्स वायरस के क्या क्या वेपन्स होते हैं, तो अपना डिफेंस भी वो लोग स्ट्रांग रखते थे स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट। इम्यूनिटी, उनके बॉडी में इम्यूनिटी था। आ रहा है समझ में? क्योंकि स्पेनिश सोल्जर्स के जो वाइट ब्लड सेल्स थे, दे वर प्रीवियसली एक्सपोज्ड टू दैट डिजीज, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी बन गया था। जैसे कोविड जब स्टार्टिंग में आया, आपने देखा कितना हाहाकार मचाया, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, हमें याद है। मतलब फोन खोलने से डर लगता था कि किसी ना किसी का तो पास्ट अवे वाला मैसेज होगा। डेली बेसिस में कितने हजारों लोग, मतलब एक स्कोर जैसे बन गया था। डेली न्यूज खोल के हम लोग देते, आज कितने हजार, अच्छा 5,000, आज कितने, अच्छा 7,000 मर गए आज, अरे बाप रे, आज 40,000 मर गए, अरे आज 30,000 मरे, ठीक है थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, आज 25,000 मरे, तो थोड़ा सा बेटर हो रहा है कंडीशन। स्कोर जैसे हो गया था यार, नंबर ऑफ डेथ्स। आपने देखा था शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हुई थी, स्ट्रीट्स में चिताएं जल रही थी। वो मेमोरीज भूलो मत,
चिताएं स्ट्रीट्स में, घरों के सामने चिताएं जल रही थी क्योंकि शमशान घाट में इतना जगह नहीं था। गंगा में, यमुना में डेड बॉडीज फ्लोट होते हुए दिख रहे थे क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि, और इतना टाइम भी नहीं था कि वो शमशान घाट जाके जलाए, एंड इतना भीड़ भाड़ करना भी। लोग घर में मर के उनका बॉडी से बास आने लगा था, बट दे वर नॉट एबल टू क्रिमेट द बॉडीज, द डेड बॉडीज, क्योंकि उनको डर था कि उनको भी वायरस लग जाएगा। कितने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप मर गए, लेकिन बच्चे उनको अंतिम संस्कार होता है, लास्ट जो फायर देते, क्रिमेशन करते हैं, उसके लिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन बच्चों के फैमिली वाले, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे, वो लोग रोक लिए कि पापा मम्मी आप मत जाओ, दादा दादी गए, जा चुके, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उनको जाना था, जा चुके, आप मत जाओ नहीं तो आपको हो जाएगा, और आपको होगा तो फिर हमें भी हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। सिचुएशन सोच रहे हो आपके साथ, आपके भी काफी लोगों के साथ, या आपके घर में ही शायद ऐसा कुछ सिचुएशन बना हो। माँ बाप मर गए यार, बेटा या बेटी जाके अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें रोक दिया है, उनके फैमिली ने, उनके स्पाउस ने उन्हें रोक दिया है कि आप मत जाओ नहीं तो आपको भी हो जाएगा, और आपसे फिर हम सबको हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। सर्वाइवल की जो लड़ाई थी, उन पलों को भूलो मत। हमारा ह्यूमन माइंड ना बहुत अच्छा होता है चीजों को भुला देने में, मत भूलो। आई एम नॉट सेइंग कि डिप्रेस्ड हो जाओ उन पलों को याद करके, बट भूलो मत। बहुत जल्द ऐसे पल दोबारा आने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स। जिस तरह से पैथोजेंस रिलीज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत जल्द हमें कोविड एक अच्छा मेमोरी लगने लगेगा। हालात इतने बदतर होने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स। एनीवेज, चलो वापस कमिंग बैक टू द बुक। तो इस तरह से पूरा मेक्सिको और उसके बियॉन्ड स्मॉल पॉक्स फैल चुका था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स से बहुत लोग मरे। स्मॉल पॉक्स हम लोग नहीं देखे स्मॉल पॉक्स, हम चिकन पॉक्स देखे हैं। मैं स्मॉल पॉक्स का हल्का सा आपको एक झलक दे देता हूं, एटलीस्ट पता तो रहे स्मॉल पॉक्स कैसा होता था। थोड़ा गंदा इमेज है, ऑब्वियसली डिजीज का इमेज है, तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड। ये देखो, ये होता था स्मॉल पॉक्स में। हाथ देख रहे हो आप, ये पूरा भर जाता है हाथ में, पूरे हाथ में। चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता, चिकन पॉक्स थोड़ा सा अलग होता है, लाल लाल दाने होते हैं। ये स्मॉल पॉक्स था, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है। तो दिस वाज स्मॉल पॉक्स एंड वेरी वेरी कंटेजियस, वेरी कंटेजियस। हालत देख रहे हो बच्चे का। तो दैट वाज स्मॉल पॉक्स, एंड उस वक्त इतना वैक्सीन रिसर्च इतना डेवलप्ड तो किया नहीं था, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग बच नहीं पाते थे इससे। द मायाज इन द युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला, मैंने इससे पहले सेपियंस वाला जो बुक पढ़ रहा था तब मैंने आपको बताया था, युकाटान पेनिनसुला में मेटियोराइट स्ट्राइक किया था जिसके कारण डायनासोर्स मर गए थे, याद है? तो आपको सेपियंस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आई थिंक ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले वीडियो में है। द मायाज इन द युकाटान पेनिनसुला, वही मेक्सिको के पास ही है, बिलीव दैट 3 इविल गॉड्स। अच्छा, मायंस भी, उनका भी मतलब मल्टीपल गॉड्स वाला सीन है। वो एक गॉड नहीं, मल्टीपल गॉड्स को पूछते थे। तो उनमें थे एक्पेड्स एक गॉड का नाम, उजानकाक दूसरे गॉड का नाम, एंड सोजाकाक तीसरे गॉड का नाम। दे वर इविल गॉड्स। दे वर फ्लाइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज एट नाइट इन्फेक्टिंग पीपल विद द डिजीज। तो मायंस ऐसे सोचते थे कि ये, ऑब्वियसली वायरस के बारे में किसी को नहीं पता था उस वक्त, तो मायंस सोचते थे कि ऐसे दाने दाने जो आ रहे हैं लोगों के स्किन पे, तो ये क्यों आ रहा है?
उनको लगता कि था कि एकपेड्स, उजानकाक और सोजाकाक जो इविल गॉड्स थे, ये रात को एक गांव से दूसरे गांव उड़ उड़ के जाते हैं एंड ये जाके रात को लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज से। The Aztecs blamed it on the gods Tezcatlipoca. इनके गॉड्स के नाम थोड़े डिफिकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करना। एस्टेक्स एक और सिविलाइजेशन था, एंशिएंट सिविलाइजेशन। आपने एस्टेक के पिरामिड्स वगैरह देखे होंगे। तो दे ब्लेम्ड इट ऑन गॉड्स टेस्कात्लिपोका एंड जिपेटोटेक। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं यार। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर वर्ड्स, क्योंकि हम लोगों ने यूजुअली ये चीज़ होता है कि बाहर का ये कैसा नाम है, टेस्कात्लिपोका, ये कौन से गॉड का नाम है। तो ऐसे होता है हम लोग के दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में आ जाता है, शायद उनके दिमाग में भी आता हो। बट आप खुद सोचो, टेस्कात्लिपोका, दिस माइट नॉट बी अ वेरी गॉडिश नेम फॉर अस, बट हो सकता है मायंस के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट गॉड रहा होगा। जैसे कि हमारे कोई भगवान जैसे विश्वकर्मा, दिस नेम माइट हैव सम मीनिंग फॉर अस, विश्वकर्मा या गॉड ऑफ टूल्स, बट एक मायन या एस्टेक या एक यूरोपियन के लिए दिस नेम माइट बी, व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दिस, Vishwakarma, what is that? तो obviously we should be respectful of the other languages. उनके लैंग्वेज में कुछ मीनिंग होगा जो हमें नहीं पता है। I don't know Mayan language, so maybe I don't understand this name. तो इसलिए अगर आपको हंसी आ रही होगी ये सोच के कि कैसा नाम है, क्सीपेटोटेक, क्सीपेटोटेक ये भी एक भगवान के नाम है, ठीक है। और परहैप्स ऑन द ब्लैक मैजिक ऑफ द वाइट पीपल। तो एज़टेक्स ज़्यादातर इसको ये भी भगवान या फिर काला जादू, काला जादू का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट होता था उस वक्त कि वाइट पीपल आगे कुछ काला जादू कर रहे हैं और लोगों को ये डिजीज फैल जा रहा है। प्रीस्ट्स एंड डॉक्टर्स वेयर कंसल्टेड, दे एडवाइज प्रेयर्स। डॉक्टर को पूछो तो डॉक्टर बोलता था प्रेयर करो, ठंडे पानी में नहाओ, बॉडी को बिट्यूमेन एंड स्मेयरिंग स्क्वैश्ड ब्लैक बीटल्स ऑन द सोर्स। अच्छा, अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स होते थे कि ठंडे पानी में नहाओ तो वो जलन वाला सेंसेशन कम हो जाएगा। बिट्यूमेन, बिट्यूमेन आई थिंक कोल का कोई एक प्रोडक्ट होता है, तो उसको रगड़ो उनके ऊपर, घाव के ऊपर। या फिर ब्लैक बीटल्स, कोई कीड़ा था उसको मार के उसका पेस्ट बना के उसको रगड़ो उसके ऊपर। तो ऐसे मतलब यूजुअली ट्राइब्स में ऐसे टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो क्वैक्स होते थे वो भी ऐसे टाइप के ट्रीटमेंट्स बोलते थे। नथिंग हेल्प्ड, किसी चीज से कोई हेल्प नहीं हो रहा था। जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ, गॉन। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉर्प्सेस ले रॉटिंग इन द स्ट्रीट्स। हजारों में डेड बॉडीज स्ट्रीट्स में सड़ रही थी। जिसके कारण मरे थे लोग, स्मॉल पॉक्स के कारण। विदाउट एनीवन डेयरिंग टू अप्रोच एंड बरी देम। उनको जाके मतलब लोगों में देख रहे हो डर, वही कोविड वाला सीन कि डर इतना था यार, डेड बॉडी पड़ा हुआ है घर के सामने, किसका है पता नहीं यार। कोई आके जा रहा था यहाँ से, जाते जाते वो कोलैप्स किया और उसके बाद फिर कुछ देर तड़प के मर गया। कोई हेल्प करने नहीं गया, कोई उसके बॉडी को बरी नहीं कर रहा कि घर के सामने, तुम्हारे गार्डन के सामने, गेट के सामने डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बरी कर दो जाके। नहीं भैया, उसमें वही वाला कुछ तो काला जादू है। मैं अगर जाऊंगा बरी करने तो वो काला जादू मुझ पे लग जाएगा। तो ऐसे पूरे फैमिलीज पेरिश्ड विद इन वीक्स। एंटायर families perished within a few days, and the authorities ordered that the houses were to be collapsed on the top of the bodies. In some settlements half the population died. मतलब authorities क्या बोलते थे, जो पूरा का पूरा फैमिली, मतलब आप सोचो एक खुशहाल फैमिली, खेल रहे बच्चे, स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, लिख रहे थोड़ा बहुत, मम्मी पापा हार्ड वर्क कर रहे कि बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे सके, सब कुछ इज गोइंग गुड। थोड़ी सी ख्वाहिशें हैं, थोड़े से रिग्रेट्स है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा खुशी है। एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा फैमिली, एक स्वीट सा नेबरहुड। अचानक से कुछ आया,
पूरा का पूरा फैमिली, शरीर में दाने 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 दाने, एंड विद इन फ्यू डेज, 5, 6, 7, 8 दिन के अंदर पूरा फैमिली खत्म। और फिर अथॉरिटीज़ बोल रहे हैं कि जो फैमिलीज पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उनके घर उन्हीं के वहीं पे तोड़ के उनके ऊपर कोलैप्स करवा दो, ताकि जो भी काला जादू है वो बाहर ना आ सके। जस्ट इमेजिन, करीब करीब शहरों में आधा पॉपुलेशन मर गया। ऐसा एटलीस्ट कोविड में तो नहीं हुआ, काफ़ी हद तक कंट्रोल था। खासकर इंडिया में तो बहुत तगड़ा कंट्रोल किया था, काफ़ी लोग मरे बट स्टिल काफ़ी अच्छा तगड़ा कंट्रोल किया था। ये मैं मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा उनको यार। मतलब टाइम पे लॉकडाउन लगाओ, सब कुछ ब्लॉक कर दो, ट्रेन बसेस सब कुछ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लोगों को, लेकिन टाइम पे लॉकडाउन लगाओ, ज़्यादा फैलने मत दो डिजीज़ को। फैला, फिर भी फैला, लेकिन इंडिया में जो हाहाकार मच सकता था अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूज्ड कोalition गवर्नमेंट होता। अरे करे क्या, नहीं करे क्या, अरे क्या करे, अरे लोग मर रहे, अरे क्या करे, अरे क्या करे, अगर ये करता रहता गवर्नमेंट उस वक्त, कोई पार्टी बोलता कि अरे लॉकडाउन करोगे तो हम अपना सपोर्ट हटा लेंगे, सोच लो प्राइम मिनिस्टर साहब। तो प्राइम मिनिस्टर, अरे कुर्सी बचाऊं या लॉकडाउन करूं या लोगों की जानें बचाऊं, क्या करूं। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट होता तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो, इंडिया में इतना भीड़ है, डिजीज फैलते टाइम नहीं लगता, ऊपर से इतनी गंदगी है, इंडिया पूरा कब्रिस्तान बन गया रहता। बट मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से कंट्रोल किया, देखो जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है, बुरे चीजें भी मैं बताऊंगा, बट ये जो कोविड को जो कंट्रोल किया था मोदी गवर्नमेंट ने, दैट वाज प्रेसवर्दी, नो डाउट्स, नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। आपको भक्त बोलना है मुझे बोल लो, बट दैट वाज प्रेसवर्दी। तो कुछ बुराइयां भी करूंगा सर आगे जाके, तो it is going to be a constructive feedback thing, so please don't mind when I do बुराई, and अच्छाई तो है ही ऑब्वियसली, वो तो आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिख ही जाएंगे। In September 1520, the plague had reached the Valley of Mexico, and in October it entered the gates of Aztec capital Tenochtitlan, a magnificent metropolis of 250,000 people. तो वही एस्टेक के ही डिफरेंट सिटीज हैं, मेक्सिको एंड एस्टेक में फैल रहा था ये। विद इन 2 months एटलीस्ट अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन पेरिश्ड, 1/3 खत्म, 33%, इंक्लूडिंग द एस्टेक एम्परर क्वितलाहुआक। राजा तक नहीं बचा। कैसे बचेगा यार? वायरस और बैक्टीरिया जब फैलता है वो ये नहीं देखता कौन राजा है, कौन प्रेसिडेंट है, और कौन गरीब है, कौन रिच है, कौन बिलियनियर है, कौन क्या है, वो ये सब नहीं देखता। वायरस और बैक्टीरिया जब फैलता है, आप बिलियनियर हो सकते हो अपने घर में, बट वायरस से बचना कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप किसी जगह के डिक्टेटर हो सकते हो, वायरस से बचना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो बहुत लोग मरे, इंक्लूडिंग द एम्परर। Whereas in March 1520, when the Spanish fleet arrived, Mexico was home to 22 million people. By December, only 14 million were still arrived. जब वो जहाज जिसमें वो भाई साहब आए थे, क्या नाम था? फ्रांसिस्को जो स्लेव थे, जो लाए स्मॉल पॉक्स का वायरस, जब वो आया था तब 22 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन था। एंड जब दिसंबर आया, जब तक डिजीज फुल स्केल में फैल चुका था, तब 1 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन रह गया था। Smallpox was only the first blow. While the new Spanish masters were busy enriching themselves and exploiting the natives, deadly waves of flu, measles, and other infectious diseases struck Mexico one after the other. स्पैनिश वहाँ मज़े में थे, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा ना, स्पैनिश गए वहाँ पे, अरे वाह यार ये तो मस्त है, हम जहाँ जा रहे हैं लोग वहाँ पे अपने आप ही मरने लग रहे,
कुछ कुछ डिजीज हो जा रहा है उनको, और वो डिजीज से हमको कुछ नहीं हो रहा है। अब उनको भी नहीं पता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड इम्यूनिटी का खेल, एंड लोकल पॉपुलेशन को भी नहीं पता था। उनको लग रहा था वाह यार हमारे साथ तो भगवान चल रहे हैं, हम जहां लूटने जा रहे हैं हमको भगवान प्रोटेक्शन दे के रखे है। जहां लोकल पॉपुलेशन के बीच में जा रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन डेड, डिजीज फैल रहा कुछ ना कुछ और डेड, और उनका जो सोना हीरा जवाहरात जो भी है वो सब खुला का खुला पड़ा हुआ है। तो लूटो फिर, पूछने की क्या जरूरत है, जाओ किसी के घर, वो अपने आप मर जाएगा, उसका सोना जवाहरात हीरा लूट के ले आओ। मजे में थे स्पेनिश, अपने आप को बहुत मजे में रख रहे थे। बट स्मॉल पॉक्स के बाद और भी फ्लू, मीजल्स और अदर सच इन्फेक्शियस डिजीज एक के बाद एक मेक्सिको एंड जो एज़टेक वाला एरिया था यार, वो एक बहुत ही अच्छा एरिया हुआ करता था वहां का सिविलाइजेशन। में एज़टेक सिविलाइजेशन के कुछ रेमिनेंट्स दिखाता हूं आपको। ये देखो, तो ये तो कोई ग्राफिकली क्रिएटेड लग रहा है। वो बड़े बड़े पिरामिड्स बनाते थे, बहुत एलैबोरेटेड रिलीजियस बिलीव्स होते थे उनको। आई थिंक हाँ, ऐसे कुछ गॉड्स एंड डेमी गॉड्स का भी कॉन्सेप्ट होता था उनमें। तो अब देख रहे हो आर्ट वर्क, देख रहे हो, मतलब पत्थर पे बनाया गया है ये चीज। तो बहुत ही मतलब समृद्ध एक सिविलाइजेशन हुआ करता था ये देखो, ह्यूज पिरामिड्स। और ये ज्यादातर वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला जो जगह है उसी जगह में हुआ करता था ये, तो एज़टेक वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। अभी ये पार्ट और बाकी है। हमने तो अभी दो ही ब्लैक डेथ एंड स्मॉल पॉक्स, दो ही डिजीजेस के बारे में पढ़ा हमने। अब हम आगे और भी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो आज तक बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एंड अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।